आज हम देखने जा रहे हैं इनिशियलाइजेशन के वेरिएबल की डिक्लेरेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले डाटा टाइप होती है एंड देन उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखा जाता है। वेरिएबल का नेम किस तरह से असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स के क्या नेम हो सकते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। डिफरेंट रूल्स उसके देखे थे। तो ये भी देखा था कि कोई वेरिएबल सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद हम उसको वैल्यू किस तरह से असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हमने देखा था कि वेरिएबल 1 है, इसको वैल्यू अगर असाइन करनी है तो इक्वल साइन डाल के हमने 20 इसको वैल्यू असाइन कर दी। तो ये भी हो सकता है कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू जो असाइन करनी है वो उसको डिक्लेरेशन के वक्त ही असाइन कर दें, तो इसको हम कहते हैं कि variables can be initialized at the same time when they are defined. Initialization at the time of declaration. इसका जो है एक प्रोग्राम जो है वो हम बना लेते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। डाटा टाइप हमने सबसे पहले बतानी होती है, फिर वो जो वेरिएबल हम कोई भी लेना चाहते हैं, एक्स वेरिएबल लेना चाहता हूँ मैं, वाई वेरिएबल लेना चाहता हूँ। अब ये जो अब मैंने किया है इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, कि मैंने ये वाले वेरिएबल्स प्रोग्राम में अपने यूज करने थे तो इसलिए मैंने उनको डिक्लेयर करवा दिया इंट डाटा टाइप के अंदर। डिफरेंट डाटा टाइप्स के अंदर हम ये वैल्यू जो है वो अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। इंट भी हो सकती है, फ्लोट, डबल, चार, बूल भी एक डाटा टाइप होती है, उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंट के अंदर दो वेरिएबल्स उसके सामने बता दिया कि इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। अब इनको डिफरेंट वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैंने अब x को बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10, मैंने उसको बता दिया कि इसकी वैल्यू 10 है। y को बताना है उसकी वैल्यू कितनी है, तो y इज इक्वल टू 10, ये मैंने उसको बता दिया कि y की वैल्यू जो है वो, इसको मैं चले 20 कर देता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है डेट इज 20 है। तो ये हमने इनको वैल्यूज असाइन कर दी। यहाँ पर हमने क्या किया था, जस्ट डिक्लेयर किया था और यहाँ पे हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी कि इसकी ये वैल्यू जो है वो इतनी है। एक और वेरिएबल मैं यहाँ पर z ले लेता हूँ, इसकी भी जो है वो मैं वैल्यू यहाँ पर असाइन करूंगा, लेकिन इसको मैं कह देता हूँ कि z जो है डेट इज इक्वल टू x प्लस y के इक्वल है मेरे पास। अब जब मैंने आउटपुट करवाना है इसको, आउटपुट भी हम दो तरह से हमने देखा था लास्ट टाइम, एक कोटेशन मार्क्स के अंदर के z इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं कहता हूँ, चलिए z लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू और यहाँ पर z लिखता हूँ। तो अब ये जो मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है ये मेरे पास ले रहा है एज स्ट्रिंग जो है, इसको रीड आउट करेगा, और ये वाला जो मैंने इन कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखा है इसको ये रीड करेगा एज वेरिएबल। तो इसको मैं रन करवाता हूँ, तो रन करवाने के बाद मेरे पास स्क्रीन के ऊपर शो होगा z इज इक्वल टू 30। तो ये z इज इक्वल टू जो है ये मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा था एंड 30 जो है उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर तो मैंने वैल्यूज इसको बताई थी यहाँ पर कि इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, लेकिन ये वाली वैल्यूज में इसको प्रोग्राम जब स्टार्ट हो रहा है उसी वक्त भी बता सकता हूँ। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज करवा दूंगा कि x इज इक्वल टू 10 है मेरे पास, y इज इक्वल टू मेरे पास 20 है। तो x की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा दी और y की वैल्यू जो है वो भी मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दी। अब जो है सेम काम है इनका, उसी तरह से जो है ये इसकी फंक्शनिंग होगी। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास z इज इक्वल टू 30 जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो हम वेरिएबल इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं डिक्लेरेशन के वक्त, या फिर डिक्लेरेशन के बाद हम उसको जो है वो वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ये हमने देख लिया। जब हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उसकी जो आउटपुट को हम वेरी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें अपने खुद से ऐड करके, उसको हम कहते होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस को ऐड करते हैं कि उसकी आउटपुट के अंदर मॉडिफिकेशन लाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए उसकी आउटपुट को। इसके अंदर कुछ ही जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को रन करवा के दिखाऊंगा।
कि एस्केप सीक्वेंसेस का क्या फंक्शन होता है, लेकिन बाकी जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं उसकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उसका फंक्शन जो है वो आप देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। हम जो पहले यूज़ करते आए हैं \n, यहाँ पर जो है बेसिकली लिखा हुआ है न्यू लाइन लिखा हुआ है। तो \n का फंक्शन जो है वो हम चेक करते हैं कि अगर मैं एस्केप सीक्वेंस \n यूज़ करता हूँ तो उससे मेरे प्रोग्राम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये z यहाँ इसी प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस कर देता हूँ सी आउट, और यहाँ पर कह देता हूँ x इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया x सी आउट y इज इक्वल टू, और ये मेरे पास आ गया y। अब इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी एंड z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो इसको जो है वो मैं रन करता हूँ। रन करवाने के बाद जो है मेरे पास कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट आ रही है कि x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 30। बेसिकली क्या हो रहा है कि सारी की सारी आउटपुट जो है वो मेरे पास एक ही लाइन के अंदर जो है वो आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट जो है वो डिफरेंट लाइंस के अंदर जो है वो आए कि पहले x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, देन y इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, देन z इज इक्वल टू 30 लिखा हुआ है। तो उसके लिए एक तो हम मैनिपुलेटर एंड l को यूज करते हैं, एक और ये है कि हम एस्केप सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं जिसको हमने \n अभी देखा है। तो यहाँ पर मैं इसको \n लगा देता हूँ, और अब जो है इसको मैं चेक करता हूँ रन करवा के कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेरे प्रोग्राम के ऊपर। तो x1 इज इक्वल टू जो है उसके बाद जो है 10 नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ रहा है। ये क्या हुआ है कि x इज इक्वल टू जो है ये लिखा हुआ आ गया, फिर यहाँ पर ये लाइन एंड हो गई, और फिर जो है वो x की वैल्यू आई है। यही काम हुआ है यहाँ पर, हमारे पास x इज इक्वल टू लिखा हुआ आया, लाइन एंड हो गई, देन 10 लिखा हुआ आ गया। तो ये \n जो है इसको मैं इसके एंड पे लगा देता हूँ, x के एंड पे। तो फिर जो है ये देखता हूँ, इसको लगाना इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं एंगल ब्रैकेट्स लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ \n। अब इसकी मैं जो है आउटपुट चेक करता हूँ। तो अब मेरे पास x इज इक्वल टू 10 आ रहा है और y की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है। तो मैं बाकी सब के साथ भी यही वाला काम करता हूँ, \n इसको आउटपुट करवाते हैं। तो हर आउटपुट जो है वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ रही है। एक अब यहाँ पर जो मैं इसको \n करवा रहा हूँ तो मुझे अलग से जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है वो लिखना पड़ रहा है इसको। तो इसको मैं उसी तरह से अगर कर दूं, इसको भी जो है वो मैं यहाँ पर नहीं लिखता, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नेक्स्ट लाइन शुरू होने से पहले यहाँ पर इसको जो है वो एंडल कर देता हूँ, या फिर न्यू लाइन यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि x इज इक्वल टू लिखा हुआ आएगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर, फिर वो पिछली लाइन जो है खत्म हो गई, अब न्यू लाइन स्टार्ट होगा। अब न्यू लाइन के अंदर y इज इक्वल टू लिखा हुआ आएगा, y की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर मैं फिर से एक न्यू लाइन स्टार्ट कर देता हूँ, फिर z इज इक्वल टू जो है वो उसकी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। इसको जो है वो रन करके चेक कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह से मेरे पास आउटपुट आ रही है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। तो इस तरह से हम \n को अपने लिहाज से जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब सर जी सर ये कोटेशन मार्क्स के बगैर लगा सकते हैं सर? नहीं, इसको कोटेशन मार्क्स के बगैर यूज नहीं कर सकते। एस्केप सर दूसरे सीक्वेंसेस प्रोग्राम्स जितने में भी तो हैं, हम इस्तेमाल करते थे सर, ये नहीं सिर्फ ये इसी के लिए सर विजुअल? नहीं नहीं, अब एस्केप सीक्वेंसेस जितने भी हैं उसको हमने कोटेशन मार्क्स के साथ जो है वो लिखना होता है। चाहे आप इसको टर्बो C++ में यूज कर रहे हैं, या फिर डेव में कर रहे हैं, या फिर विजुअल स्टूडियो में कर रहे हैं। ये सर ये इसको एंडल के जब हम करते थे सर नेक्स्ट लाइन के लिए, जी, एंडल तो एक वहां पर तो हम मैनिपुलेटर है, और एंडल को यूज करने के लिए हमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती। मैनिपुलेटर के लिए कोटेशन मार्क्स नहीं होते, एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं उनके लिए कोटेशन मार्क्स होते हैं। ओके सर। अब अगर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर
कोई एक टेबल बनाना चाहता था फॉर एग्जांपल, अब मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ कि x आए, फिर y आए एंड देन z आए, उसके नीचे x की वैल्यू लिखी हुई है, फिर y की वैल्यू लिखी हुई है एंड देन z की वैल्यू लिखी हुई है। तो मैं इसी के अंदर जो है वो चेंजेस करता हूँ। सबसे पहले मैं टेबल की हेडिंग बना लेता हूँ कि सी आउट, हेडिंग के अंदर पहले x लिखा हुआ है, फिर स्पेस y लिखा हुआ है, देन स्पेस z लिखा हुआ है मेरे पास। अब इसके नीचे मैंने इनकी वैल्यूज जो है वो आउटपुट करवानी है। इसको मैं जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसके नीचे मैंने इनकी वैल्यूज बतानी, तो मैं सी आउट लिखता हूँ। और वैल्यूज का हमें पता है कि जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करवाना हो तो उसके लिए कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं किया जाता होता। तो यहाँ पर मैं x लिखता हूँ, फिर y लिखता हूँ, फिर z लिखता हूँ। अब इसकी मैं आउटपुट चेक करता हूँ कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ रही है। तो ये अभी मेरे पास एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए इसके बाद मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूँ कि यहाँ पर ये वाली लाइन मेरे पास एंड हो रही थी। तो दोबारा से इसको रन किया। अब मेरे पास ये लिखा हो रहा है एक्स वाई जी, लेकिन नीचे 10 20 30 जो है वो लिखा हो रहा है एक साथ। इसके बीच में भी स्पेस ऐड कर देता हूँ। चले मैं यहाँ पर भी जो है वो मैंने स्पेस ऐड कर दी और यहाँ पर भी स्पेस ऐड कर दी। तो एक्स स्पेस वाई स्पेस जी जो है वो मैंने ऐड कर दी। अब फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू इसकी आउटपुट आ रही है। x के नीचे 10 है, y के नीचे 20 थोड़ा सा पीछे लिखा हुआ है, z के थोड़ा सा आगे 30 लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी स्पेस x और y के बीच में है उतनी y और z के बीच में नीचे भी उसी तरह से हो। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं ये इतनी सारी स्पेस डालने की बजाय टैब स्पेस ऐड कर देता हूँ, _t, यानी कि ये फिक्स है मेरे पास। 8 टाइम्स अगर मैंने स्पेस को ऐड करना है तो _t जो है उसको ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इतनी स्पेस मैनुअली लगाने से बेटर है कि इसको _t कर दूं और ये भी मैं _t कर देता हूँ। अब अगर आप इसको चेक करें तो अब मेरे पास एक परफेक्ट टेबल जो है वो लिखा हुआ आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा कि x के नीचे x की वैल्यू आएगी, y के नीचे y की वैल्यू लिखी हुई आएगी और z के नीचे जो है वो z की वैल्यू लिखी हुई आएगी। तो _t बेसिकली जो है इसको हम यूज कर देते होते हैं। किसके लिए? _t को यूज करते होते हैं कि हम टैब स्पेस जो है वो ऐड कर सकें, जो कि एक फिक्स स्पेस है कि उतनी ही स्पेस जो है ये ऐड होगी जब हम _t लिखेंगे। कम या ज्यादा उससे जो है वो नहीं हो सकती, जो कि हमने उससे पहले देखा कि अगर हमने टेबल बनाना है तो उसमें हमारे पास जो है वो एरर एक किस्म का जो है या फिर उसके नीचे जो है वो बिल्कुल वैल्यू शो नहीं हो रही थी। So this was one of the escape sequence _t, जिसको हमने टैब लिखा हुआ यहाँ पर। _n को देख लिया। एक और देखते हैं _a, जिसको जो है वो बेल या बीप लिखा हुआ है। एक बीप जो है हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगी। इसको जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी आउट। यहाँ पर मुझे कोई इंटीजर लेने की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सी आउट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साउंड ऑफ बीप, साउंड ऑफ बीप लिख देता हूँ और यहाँ पर _a लिख देता हूँ। इसको भी मैं रन करवाता हूँ तो आपने ध्यान से सुनना है कि आपको कोई आवाज सुनाई देगी या नहीं। तो एक आवाज जो है, जैसे एरर मैसेज जब हमारे पास आ रहा होता है विंडोज के अंदर, तो वो वाली आवाज जो है वो मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई चले एक डेटा टाइप ले लेता हूँ फ्लोर, उसके अंदर a लिख देता हूँ, सी आउट के अंदर लिख देता हूँ इंटर नंबर फॉर बीप साउंड और सी इन कर देता हूँ मैं कि उसी वेरिएबल के अंदर जो है कोई एक नंबर स्टोर करवा देता हूँ।
तो इसको मैं रन करता हूँ और वो कहेगा कि कोई नंबर इंटर करे। मैं कोई नंबर इंटर किया, फिर इंटर करूंगा। जैसे ही इंटर करूंगा बीप की आवाज आएगी। बीप की आवाज आई, क्यों? क्योंकि पहले हमने इंटर नंबर कहा था, फिर सी इन लिखा था एंड सी इन के बाद उसने वेट किया, तो जैसे ही मैंने कुछ भी लिखा तो वो मेरे पास जो है वो बीप का साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो जब जैसे ही बैकस्लैश ए के ऊपर जो है वो पहुंचेगा तो वो इसकी वजह से बीप का साउंड आएगा। सी इन क्या होता है ये हम अभी देखेंगे कि सी इन को किस तरह से यूज किया जाता है, वो भी हम देखते हैं। तो ये था हमारे पास बेल के लिए। बैकस्लैश बी बैकस्पेस के लिए यूज किया जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है बैकस्लैश बी से, इसको भी हम चेक करते हैं लगाकर। जैसे यहाँ पर इंटर अ नंबर फॉर बीप साउंड ये लिखा हुआ है, मैं इसी को लिखा रहने देता हूँ। यहाँ पे बैकस्लैश बी अगर यहाँ पर लिखूं तो देखता हूँ इससे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो सेम आउटपुट आ रही है मेरे पास। अगर मैं इसको इंटर से पहले लिखूं फिर देन अगेन जो है वो हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको बैकस्लैश बी। तो अब देखिए आपको यहाँ पर इसका डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि इंटर आ नंबर मैंने लिखा था NUM के बाद बैकस्लैश बी लिख दिया, तो उसने बैक स्पेस कर दिया उसको। बैक स्पेस का बटन हमारे कीबोर्ड के ऊपर भी होता है कि हम अगर किसी नंबर को किसी लेटर को डिलीट करना चाहें, उसको रिमूव करना चाहें वन टाइम, तो उसको प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे बैकस्लैश बी जब मैंने लिखा तो NUM के बाद लिखा था, तो M यहाँ पर जो है वो रिमूव हो गया। तो ये बैक स्पेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अभी इससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा था इसको बैकस्लैश बी, तो उसमें अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये आप चेक करेंगे डी के बाद ये वाली लाइन शो हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको बैकस्लैश बी करूँ तो अब वो डी के ऊपर मेरे पास वो वाली लाइन जो है वो शो हो रही होगी। तो वो एक स्टेप जो है वो पीछे आ गई, ये वाली लाइन जो है, तो इसका ये इफेक्ट पड़ा। तो ये बैक स्पेस करवाने के लिए जो है वो इसको यूज किया जाता है बैकस्लैश बी को। ये सिंगल कोटेशन मार्क जो है बैकस्लैश एंड सिंगल कोट एंड डबल कोट, इसको कोट करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ये कोट लगाते हैं इस तरह से तो फिर उसका मतलब तो होता है कि वो कोई एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसी को भी जो है वो इस तरह से लिखूं मैं, तो अब क्या होगा कि अब ये मेरे पास एरर आएगा। मैं चाहता था कि नंबर जो है इसको मैं कोटेशन मार्क के अंदर लिखूं, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे पास नंबर आ जाएगा और एरर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो कहेगा कि यहाँ पर जो है वो एंगल ब्रैकेट्स होनी चाहिए, फिर ये वाला आपने कोई ऐसे ही लिख दिया है। तो इसको मैं रन करवाता हूँ तो चेक करता हूँ, तो ये मेरे पास एरर आ रहा है। यहाँ पर एरर मैसेज जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यूजर डिफाइन वो कहता है इनवैलिड लिटरल सुफिक्स नंबर, ये वाला जो है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ, इसको मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे बैकस्लैश दिस एंड बैकस्लैश दिस, ये मैं यूज करूंगा। अब इसको मैं रन करवाता हूँ, तो अब नंबर जो है वो मेरे पास डबल कोट के अंदर शो हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर सिंगल कोट के अंदर शो हो, तो उसके लिए यहाँ पर मैं सिंगल कोट जो है वो ऐड करूंगा और अब मैं इसको जो है वो करता हूँ रन, तो ये मेरे पास सिंगल कोट के अंदर जो है वो शो हो जाएगा। तो ये एस्केप सीक्वेंस जो है वो इसके लिए हम यूज करते हैं। अब बाकी कुछ एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो बचे हैं। बैकस्लैश जो है इसको हम पहले ही देख चुके हैं कि ये कमेंट के लिए हम यूज कर रहे होते थे जब हम इसको सिंगल सिर्फ यूज करते, लेकिन अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यूज करते हैं तो फिर आपने चेक करना है कि इसको जो है वो इसका क्या मतलब होता है। एंड बाकी जो भी
स्केप सीक्वेंस पे रह गए हैं, चलते हैं इनपुट विद सी इन की तरफ। तो सी इन के ज़रिए से हम किस तरह से इनपुट करवा सकते हैं, इसको हम देखते हैं कि सी इन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, एक्स वाई एंड जी जो है, ये मेरे पास कोई 3 वेरिएबल्स थे और इनकी वैल्यू जो है वो मैंने बतानी थी कि एक्स की वैल्यू क्या है एंड वाई की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 10 है, वाई इज इक्वल टू 3.5 है, 4 है, जी इज इक्वल टू 3.45 है, और कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन जो है, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास पी के अंदर जो है फॉर एग्जांपल स्टोर होगी। तो पी इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्लस जी फॉर एग्जांपल। ये कोई मेरे पास एक इक्वेशन थी, इसकी मैं वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहता हूँ फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। इसको आउटपुट करवाते हैं। तो ये मेरे पास इसके जो है वो आंसर आ गया 93.25। अब मेरे पास अब x की वैल्यू मैंने चेंज करनी है, y की भी चेंज करनी है, z की भी चेंज करनी है। तो अगर तो मैं प्रोग्रामिंग को जानता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा, इसकी वैल्यूज को जो है चेंज कर दूंगा। लेकिन ये अगर कोई एक ऐसा यूज़र है जिसको प्रोग्रामिंग का नहीं पता, उसको नहीं पता कि वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह से चेंज करनी है, तो उसके लिए जो है ये प्रोग्राम किसी और वैल्यू के लिए रन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हमने एक बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए रन करना है प्रोग्राम को, तो फिर हमें हर दफ़ा यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू बताते ही नहीं है प्रोग्राम को। हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के बाद हम उसको कहते हैं कि अब बताया जाए कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू को स्टोर किया जाए। जैसे कि यहाँ पर जो है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कर ली, यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया कि x, y एंड z एंड p ये वेरिएबल्स हैं, इनको कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की कि इसकी क्या वैल्यू है। तो हम यूजर से पूछेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है, तो उसके लिए मैं सी इन x करूंगा। सी इन को जो है वो यूज किया जाता है कंसोल इनपुट, अगर हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू उस वक्त स्टोर करवाना चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन कर लें। और यहाँ इसमें जो है वो एक्सर्शन ऑपरेटर को जो है वो यूज किया जाता है। ये सी इन एक्स आ गया। इसी तरह से मैं y की वैल्यू को इनपुट करवा देता हूँ एंड सिमिलरली मैं z की वैल्यू को भी इनपुट करवा देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो रन करने के बाद अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये कुछ भी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा। वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सी इन एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। सी इन एक्स का मतलब ये है कि अब प्रोग्राम रुक कर वेट करेगा कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाए और वही वैल्यू जो है वो एक्स को असाइन हो जाए। तो यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ, इंटर करूँगा तो एक्स को जो है वो 9 असाइन हो गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब जो है नेक्स्ट जो है वो सी इन वाई लिखा हुआ है, वाई को वैल्यू बतानी है, वाई को 7 वैल्यू बता दी। फिर सी इन जी लिखा हुआ है, अब जी को वैल्यू बतानी है, उसको मैंने 4 वैल्यू बता दी। अब जब इंटर करूंगा तो अब ये मेरे पास इसका आंसर जो है पी की वैल्यू जो है वो 64 शो हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से इसकी जो है वो मेरे पास रनिंग हो जाएगी। लेकिन अब इसमें मसला ये आ रहा है कि अब सी इन एक्स वाई एंड जी 3 वैल्यूज हमने इनपुट करवानी थी, तो प्रोग्राम तो जो हमारे पास आउटपुट विंडो है उसके ऊपर तो कुछ शो ही नहीं होता। उसके ऊपर तो वो पूछता ही नहीं है कि एक्स की वैल्यू बताया जाए या वाई की वैल्यू लिखें या जी की वैल्यू लिखें। तो अगर हम प्रोग्राम को आउटपुट कर रहे हैं, उसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। यूजर को ये समझ नहीं आएगा कि उससे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है या फिर वाई की वैल्यू पूछी जा रही है या फिर जी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसलिए हम एक काम ये करते होते हैं कि सी इन एक्स से पहले
जो है वो हम एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, सी आउट की एक स्ट्रिंग जो है कांस्टेंट ऐड कर देते हैं और इसमें हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम पढ़ चुके हैं कि हम जो भी कोटेशन मार्क के अंदर चीज लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो जाती है। तो इस लाइन की वजह से क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद इस लाइन की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, वो रुक कर वेट करेगा कि कोई भी वैल्यू उसको बताई जाए और वो वैल्यू जो है वो एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर की जा सके। इसको हम रन करता हूं मैं, तो ये मेरे पास वो कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट हुई है, सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर सी इन एक्स जैसे ही आया तो प्रोग्राम रुक गया है। अब वो वेट कर रहा है कि कोई भी वैल्यू जो है वो इंटर की जाए और वो एक्स को असाइन हो जाए। ऊपर मैंने उसको बता दिया था इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर मैं x की जगह पर y भी लिख सकता था, इंटर द वैल्यू ऑफ y लिख देता, लेकिन वो वैल्यू असाइन x को ही होनी थी क्योंकि इसके बाद c इन x लिखा हुआ है। तो इसलिए जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है हमने स्टेटमेंट में भी वही वाली चीज़ लिखेंगे ताकि यूजर को पता हो कि वो कौन सी वाली वैल्यू इंटर कर रहा है। तो अब यहाँ पर 10 लिखकर मैं जैसे ही इंटर करूंगा प्रोग्राम फिर से स्टॉप कर गया। क्यों? क्योंकि अब c इन y जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 20 पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 30 पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। मैं एक y से पहले उसने मुझे नहीं पूछा तो y से पहले भी मैं एक सी आउट ऐड कर देता हूँ और इसमें कहता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पर जो है वो मैं कह देता हूँ सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ z, और यहाँ पर मैं सी आउट आंसर कर देता हूँ इज इक्वल टू ये वाला पुट कर देता हूँ। अब मैं इसको करवाता हूँ रन, तो मेरे पास आउटपुट आएगी इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैं 10 कह देता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ वाई 20, इंटर द वैल्यू ऑफ जी 30 एंड आंसर इज इक्वल टू 70। तो अब ये एक यूजर फ्रेंडली जो है प्रोग्राम बन गया है कि वो यूजर से पूछता है एक्स की वैल्यू बताई जाए, वाई की वैल्यू बताई जाए और जी की वैल्यू बताई जाए, तो वो खुद से अपनी वैल्यूज को जो है वो जब भी वो प्रोग्राम न्यू टाइम रन करता है तो उसको वो चेंज कर सकता है और नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए आउटपुट जो है उसको चेक कर सकता है। अब इसमें हमने ये देखा कि सी आउट हमने पहले एक्स की वैल्यू सी इन की, फिर वाई की वैल्यू सी इन की एंड फिर जी की वैल्यू सी इन की। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक ही दफ़ा सारी की सारी वैल्यूज पूछ लें, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, हमने 3 दफ़ा सी इन लिखा हुआ है तो मैं 3 दफ़ा सी इन नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक ही दफ़ा सी इन लिख दूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक काम कर लेता हूं, इनको कर देता हूं कमेंट के प्रोग्राम का हिस्सा ना बने मेरे पास, एंड इस ये कमेंट मेरे पास यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैंने कमेंट कर दिया सारे का सारा, ये इसका कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ये सारी लाइनें अब मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो मैं पहले तो सी इन देखता हूँ। सी इन के अंदर जो है जैसे हमने देखा था कि हम एक से ज़्यादा सी आउट वाली स्टेटमेंट्स को सिंगल सी आउट के साथ जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली सी इन में भी हम कर सकते हैं कि पहले मैं एक्स लिखूं, फिर एक्सेशन ऑपरेटर वाई, एक्सेशन ऑपरेटर जी, सेमीकोलन। तो अब क्या होगा कि वो सी इन के अंदर पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू और फिर जी की वैल्यू स्टोर करवा देगा। इसके ऊपर सी आउट भी लिख देते हैं ताकि यूजर को पता हो कि पूछा क्या जा रहा है। तो सी आउट एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। अब इसको रन करता हूं मैं, तो ये मेरे पास लिखा हुआ आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो मैं x की वैल्यू पहले लिखता हूँ इंटर, y की वैल्यू लिखता हूँ इंटर, z की वैल्यू लिखता हूँ इंटर, तो ये आंसर आएगा मेरे पास। इंटर के साथ भी कर सकता हूँ एंड सेकेंडली मैं स्पेस के साथ भी इसको जो है वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ कि पहले x की वैल्यू 10, फिर मैंने स्पेस y की वैल्यू 20, स्पेस z की वैल्यू 30, जब आखिरी वैल्यू आ गई फिर मैंने इसको जो है वो इंटर किया
एंड वो मेरे पास आंसर जो है वो 70 शो हो गया। तो इस तरह से भी इसकी वैल्यू असाइन की जा सकती है सी इन को यूज़ करते हुए, कि हम सी इन के अंदर सारे वेरिएबल जो है वो एक ही दफ़ा लिखते हैं ताकि हमारी जो स्पेसिंग है वो बच जाए, हमें बार बार जो है वो ज़्यादा उसको स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो रिड्यूस हो जाएं। तो इनपुट विद सी इन, इसका काम क्या होता है कि कोई एक नंबर हम लिखते हैं और वो वाला नंबर असाइन हो जाता है उस वेरिएबल को जिसको हमने सी इन के साथ लिखा होता है। तो ये सी इन होता है एंड देन उसके बाद एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर जो है इसको हम कहते हैं, ये यूज किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि हमारे पास द रिजल्टिंग नंबर इज रिप्लेस्ड इन द वेरिएबल var2 यहाँ पर हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई भी हम वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल लिखकर इंटर करेंगे, वो जाएगा सी इन के अंदर। और सी इन का काम ये होगा कि इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यूज हैं, यानी कि जो इसने कंप्यूटर से ली, वो असाइन कर देगा जो राइट साइड के ऊपर वेरिएबल लिखा हुआ होगा। तो सी इन जो है इस तरह से वेरिएबल, जब हम प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो रन करने के बाद हम वेरिएबल्स को जो है वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेरेशन हमने देखा और उसमें हमने ये कहा कि अगर हमने वेरिएबल्स को यूज करना है प्रोग्राम के अंदर जो है वो मल्टीपल टाइम्स, तो हम उसको एक ही दफ़ा रन करवा देते हैं सारे के सारे वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही दफ़ा सारे के सारे वेरिएबल्स को रन करवाएं, हम इसको बार बार जो है वो नंबर ऑफ अलग अलग जो है वो स्टेटमेंट्स के साथ भी डिफाइन करवा सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब वो किस तरह से होगा, उसको हम देख लेते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर मैं ऊपर सिर्फ एक ही जो है वो वेरिएबल x ले लेता हूँ और सी आउट में मैं कह देता हूँ enter the value of x is equal to c in x। फिर मैं दूसरा एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ फ्लोट b। अब मैं कहता हूँ सी आउट के अंदर enter the value of b is equal to c in b। और फिर मैं फ्लोट ले लेता हूँ और एक और वेरिएबल s रख लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b के इक्वल है। सी आउट के अंदर जो है वो मैं इनका आंसर बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, इसमें मैं s लिख देता हूँ। तो सॉरी, ये a नहीं है, ये हमने x लिया हुआ था। अब मैं इसको करवाता हूँ रन। तो इसमें एक एरर आ रहा है, वो एरर क्या आ रहा है, ये सी आउट पी हमने लिखा हुआ था जो कि अब हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो enter the value of x 10, enter the value of b 5, multiplication of two numbers is equal to 50। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम शुरू में स्टार्ट में सारे के सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा। कंडीशन इतनी सी है कि किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमने उसको डिक्लेयर करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पर b को यूज़ किया तो b को यूज़ करने से पहले मैंने इसको डिक्लेयर करवाया। यहाँ पर मैं s को यूज़ कर रहा हूँ तो उससे पहले डिक्लेयर करवाना। अगर मैं इसको इसके बाद डिक्लेयर करवाऊँ फिर क्या होगा कि पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। अभी ये नीचे देखें रेड सिंबल आ गया है, रेड लाइन आ गई है, तो ये मेरे पास एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर s इज अनडिफाइंड है। तो इसलिए इसको जो है वो हमने इससे पहले जो है पहले डिफाइन करवाना है, उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। लेकिन हम ये एक ही दफ़ा नहीं करवाते, तो डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स जो है वो
डिफरेंट वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर करवाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन हमें पता चल गया है कि उसको यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करवाना लाजमी है। लेकिन ये प्रेफर किया जाता है कि हम एक ही दफ़ा स्टार्ट में ही सारे के सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दें, ताकि वहीं पे जो है वो पता चल जाए कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स को यूज़ करना जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, अंदाज़ा जो है वो लग जाता है। लेकिन इस तरह से भी हमारा प्रोग्राम जो है वो गलत नहीं होगा। अगर हमने नंबर्स को लिखना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले नंबर्स होते हैं, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। एक्सपोनेंट जैसे कि एक नंबर लिखा हो 1 2 3 4.56, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो है वो लिखना चाह रहे हैं हम कि 1.23456 10⁻³ इसको लिखना है। तो वो किस तरह से लिखेंगे? वो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि e⁻³ ये 3 जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट है, तो किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को अगर 10⁻³ वाला नंबर है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका जो है एक प्रोग्राम जो है वो हम बनाकर देख लेते हैं। फ्लोट सी कर लेता हूँ और सी की वैल्यू बता देता हूँ 1.6 10⁻⁻19। ये इसके अंदर मेरे ख्याल शायद इसको मैं डबल कर देता हूँ। फिर सी आउट जो है c इज इक्वल टू c कर देता हूँ। अब देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आता है इसका। तो ये 1.6 e⁻⁻19 जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया है। तो इसको जो है मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको जो है वो हमने लिखना होता है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल देखी कि 1.23456 10⁻³ अगर इसको लिखा जाए तो इसका आंसर जो है मेरे पास आएगा 1234.56 जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो ये 1234.56 जो है ये वाला मेरे पास आंसर आ जाए। तो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर जो है वो हम किसी भी नंबर को जो है वो लिख सकते हैं C++ के अंदर। अब ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ब्लू कलर के अंदर, इसको जो है वो आपने देखना है कि क्या हम इसको C++ के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। ये आपने खुद से इसको लिख कर चेक करना है और फिर देखना है कि इसका आंसर जो है वो ठीक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ऐसे कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने होते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टेंट इज़ पाई, और हम ये चाहते हैं कि वो वाला कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में गलती से भी चेंज ना हो। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो अगर हमने बाई मिस्टेक पाई की वैल्यू को जो है वो चेंज करवा दिया है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसका एरर आएगा। एरर तो उसका वो लॉजिकल एरर बेसिकली होगा, क्योंकि वो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से होगा, हमारे एक्सप्रेशन की वजह से होगा। बहरहाल हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी केस आए ही ना कि पाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो सके। हम लॉक कर दें कि पाई की वैल्यू जो है वो इतनी ही रहेगी। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कॉन्स्ट जो है वो क्वालिफायर को यूज़ करते हैं कि यानी जैसे कि फ्लोट, यहाँ पर पाई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर बता दी 3.143 थी इसकी वैल्यू। देन सी आउट, वो मैंने कहा कि ओल्ड वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई सी आउट एंड सी आउट। उससे पहले मैं पाई की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, p इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। सी आउट न्यू वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ गई पाई। अब मैं इसको जो है वो रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ओल्ड वैल्यू ऑफ पाई थी 3.14, अब न्यू वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है। तो पाई की वैल्यू चेंज हो गई मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पाई की वैल्यू हमेशा इतनी ही रहे, तो उसके लिए मैं इसके स्टार्ट में CONST क्वालिफायर जो है वो ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करवाता हूँ, लेकिन साथ ही देखें यहाँ पर इसके नीचे जो है रेड लाइन आ गई है पाई इज इक्वल टू 2 के नीचे। मैं इसको जो है वो रन करवाता हूँ, तो मेरे पास एक एरर मैसेज आएगा कि आपने इसमें कोई एरर किया हुआ है।
और एरर क्या है वो लिखा पाई यू कैन नॉट असाइन टू अ वेरिएबल दैट इज CONST कांस्टेंट। जो वैल्यू हमने कांस्टेंट की हुई है उसको हम एक नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, तो इसलिए मुझे इसको जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, एक दफ़ा जो हो चुकी है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वो कोई एरर नहीं आएगा और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.14 है। तो इस तरह से ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हम चेंज नहीं करना चाह रहे होते प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम CONST क्वालिफायर के साथ ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर।